नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो प्लेलिस्ट है वो आपका इंडियन पॉलिटी का है। और किसी भी एग्ज़ामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो, इंडियन पॉलिटी देखना चाहते हो, तो मैं नॉर्मल तरीके से इसमें मैं कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं बता रहा हूँ। इसमें नॉर्मल तरीके से जो नियम हैं, जो भी चीज़ प्रोविज़न्स हैं उसको मैं बताता हूँ। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। आज का जो टॉपिक है वो है आपका चार्टर्ड एक्ट। अब चार्टर्ड एक्ट 1793 और 1813, क्योंकि लगभग हर 20 साल में एक चार्टर्ड एक्ट आता था। तो 1793 में जो चार्टर्ड एक्ट आया उसको, और 1813, दोनों चार्टर्ड एक्ट को हम आज ही डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करेंगे चार्टर्ड एक्ट 1793 से। तो इसके जो इम्पोर्टेंट रूल्स थे या फिर फीचर्स हैं उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। तो सबसे पहले बैकग्राउंड लेके चलेंगे कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक्ट 1786 में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था उसको बनाया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है। अब क्या होता है कि वो 1793 के समय में भी जो उसके पास पावर्स थी ठीक उसी तरीके की पावर गवर्नर जनरल के पास रखी गई। 1793 के केस में भी ऐसा प्रोविजन किया गया कि मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस जैसे कि ओवरराइड पावर जो है उसके पास दी गई थी उसके बोर्ड के ऊपर। मतलब कि जैसे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ऊपर अगर कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है, स्पेशल डिसीजन है, तो वो किसका होता था? वो हमेशा जीजी का होता था। जीजी बोले तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही कहा जा रहा है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद भी यही रखा गया कि जो स्पेशल ओवरराइड पावर है वो बरकरार रखी जाएगी गवर्नर जनरल की। इसके साथ में किसी भी प्रोविंस में जो आपका गवर्नर होता था उसको भी, जैसे गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर, मद्रास प्रेसिडेंसी, इसी तरीके से जो भी आप प्रेसिडेंसी बनते चले जाएंगे तो उसमें भी ओवरराइड पावर का मतलब स्पेशल पावर वो बरकरार रखी गई। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। नेक्स्ट आपका जो है वो ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली था। ट्रेड मोनोपोली का मतलब क्या होता है? किसी एक मार्केट में किसी एक पर्टिकुलर कंपनी अगर मान लो प्रोडक्ट देती हो तो उसको ट्रेड मोनोपोली कहेंगे। जैसे कि इंडियन रेलवे हो गई, मतलब भारतीय रेलवे जो है वो केवल रेल मंत्रालय की है, उसमें मतलब प्राइवेट पार्टी नहीं है जो कि आपका ट्रेन चलाती हो। अब तो धीरे धीरे करके पीपीपी मॉडल पे भी ट्रेन बनने लगी है या फिर ट्रेन को धीरे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। लेकिन ऐसा में ये भी हो सकता है कि प्योरली कोई भी चीज़ मोनोपोली नहीं होती हो, लेकिन उस समय ऐसा ही था। उस समय व्यापार का अधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, मतलब यह एक्सक्लूसिव अधिकार था। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि जो आपका ट्रेड मोनोपोली मतलब आपको समझ में आ चुका होगा, उम्मीद करता हूँ। सो एक्सटेंडेड ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर 20 मोर ईयर्स। कहने का मतलब 1793 में अगर ये नियम बन रहा है तो ये 1813, जब तक कि अगला चार्टर्ड एक्ट नहीं आएगा तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया के व्यापार में, कॉमर्शियल अफेयर में ट्रेड मोनोपोली जो है बनी रहेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो आपका नियम है वो ये है कि कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। मतलब कि जो कमांडर इन चीफ हुआ करता था, जैसे कि मैंने कहा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में वो खुद ही कमांडर इन चीफ भी था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कमांडर इन चीफ जो है वो गवर्नर जनरल भी हो, लेकिन उसमें ऐसा था। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि कमांडर इन चीफ जो है वॉज नॉट टू बी मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल इफ अपॉइंटेड। मतलब अभी तक अपॉइंट ही नहीं किया गया था, लेकिन अगर अपॉइंट किया जाता तो मतलब उस समय गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य न होता, मेंबर न होता। ये बात आप समझ लीजिए। नेक्स्ट आपका है कि बोर्ड मेंबर्स एंड स्टाफ सैलरी वर पेड बाय इंडियन रेवेन्यू। भारतीय टैक्स कलेक्शन से जो पैसे आते थे या फिर अलग अलग व्यापार करने से जो पैसे मिलते थे, उन्हीं से जितने भी इंग्लिश अधिकारी होते थे, इंग्लिश ऑफिशियल्स होते थे, उनके स्टाफ, मतलब उनके स्टाफ्स को सैलरी दी जाती थी। और जो भी पर्क हो सकता है, मतलब कि जो भी सुविधा हो सकती है, वो सारे के सारे बोर्ड मेंबर्स को भी और स्टाफ को भी इंडियन रेवेन्यू से दिए जाते थे। मतलब हमारी तिजोरी से ही अंग्रेज ब्रिटिश लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका है 1813। मतलब मैंने बताया कि चार्टर्ड एक्ट 1793 में जो भी नियम कानून थे उसकी समीक्षा करते हुए नया चार्टर्ड एक्ट जो जारी किया गया
वो 1813 में जारी किया गया। इसके कुछ फीचर्स जो है उसको हम समझ लेते हैं, जैसे कि अबॉलिश्ड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसा पहले हमने कहा था कि 20 साल के लिए मतलब कुछ लोग उसमें विचार कर रहे थे कि हम 1793 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से जो मोनोपोली है उसको समाप्त कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन जब 1813 का चार्टर्ड एक्ट आया तो ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की खत्म कर दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली का खत्म होने का मतलब ये है कि अब ब्रिटिश के अन्य व्यापारिक संगठन जो हैं, जैसे ब्रिटेन में कुछ अन्य व्यापारिक संगठन है, वो भी भारत में व्यापार करना चाहते हैं, तो वो अब आ सकते हैं और यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। अब उनके लिए मतलब रास्ता खुल गया। लेकिन यहाँ पे कुछ जगहों पे ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को बनाए रखा गया, एकाधिकार को, एकछत्र राज को बनाए रखा गया, जैसे कंटिन्यूड मोनोपोली इन चाइना ट्रेड एंड इंडियन टी मार्केट। मतलब कि चाइना, चीन के जितने भी व्यापार होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, उसको बरकरार रखा गया, मोनोपोली मतलब उसकी बरकरार रही। और इंडिया का जो टी मार्केट था उसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी को ही एकाधिकार दिया गया, अभी तक मतलब बरकरार रखा गया। नेक्स्ट आपका क्या है कि अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है कि पूरा प्रशासन भी देखती थी, भले ही 2 विंग हो गए थे मैंने बताया आपको, लेकिन प्रशासन वो खुद देखती थी। सो असर्टेड ब्रिटिश क्राउन सॉवरेनिटी ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन का मतलब क्या होता है कि किसी की संप्रभुता स्वीकार कर लेना, ठीक है? तो ब्रिटिश क्राउन का संप्रभु हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो सॉवरेनिटी थी, जो संप्रभुता थी, वो ब्रिटिश क्राउन की थी, ठीक है? मतलब ये उनको याद दिलाया गया कि आप कोई खुद का मतलब कोई उसको उपनिवेश कहते हैं ना, कॉलोनी नहीं बना रहे हो, वो आपका ब्रिटिश क्राउन के अधीन ही होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात बताई गई, समझाई गई। मतलब समझ में आ रहा है, लेकिन चीज़ों को जब लिख दिया जाता है ना तो वो प्रेशर क्रिएट करता है। ऐसा ही किया गया 1813 के नियम। नेक्स्ट आपका है कि अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज फॉर इनलाइटिंग द पीपल। अब यहाँ पे इनलाइटिंग द पीपल कहना सही नहीं होगा, वो कुल मिला के ऐसा है कि अपने, क्योंकि वो खुद ज़्यादातर जो ब्रिटिश थे वो मतलब कि क्रिश्चियन थे, तो उनके जो धार्मिक जो संगठन थे वो, मिशनरी का मतलब यही होता है। मिशनरी जो अगर बात करें तो ईसाई, हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रिश्चियन का मतलब ईसाई जो धार्मिक संगठन थे, उनको आज़ादी मिली या फिर उनको अलाउ किया गया कि आप यहाँ आकर के अपना धर्म का प्रचार कर सकते हैं, या फिर लोगों को, उनका मानना था कि लोग जागृत नहीं है तो हम आकर के उनको इनलाइट करेंगे और ये बताएंगे कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, या फिर क्रिश्चियन जो आपका क्रिश्चियनिटी है, ठीक है, हमारे धर्म में क्या अच्छी चीज़ें हैं, उसको इनलाइटन करेंगे लोगों को, उनको लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये उनका मतलब उसके लिए स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट आपका एक चीज़ है कि वेस्टर्न एजुकेशन को शुरुआत किया गया। वेस्टर्न एजुकेशन से मेरा तात्पर्य क्या है, क्योंकि अभी तक आप समझिए तो हमारे देश में जो एजुकेशन था वो ज़्यादातर, मैंने स्टार्टिंग की हिस्ट्री में बताया था, तो उसको लेक्चर आप देखना, तो उसमें ये है कि हम अभी तक क्या करते थे, वेदों की पढ़ाई करते थे, संस्कृत पढ़ते थे, या फिर कोई भी हम खगोल शास्त्र पढ़ते थे, मतलब इस तरीके के शास्त्र पढ़ते थे। हमने क्या है कि इंग्लिश पढ़ना शुरू नहीं किया था। हमने जो हार्डकोर साइंस होती है उसको पढ़ना नहीं शुरू किया था। कोई तकनीकी विषय पढ़ना नहीं शुरू किया गया था, ठीक है? तो उसको वेस्टर्न एजुकेशन, क्योंकि वो उनकी पद्धति जो है, दर्शन शास्त्र वगैरह फिलहाल पढ़ा जाता था, लेकिन उनके तरीके से नहीं, तो उसको वेस्टर्न एजुकेशन जो है उसकी शुरुआत की गई ऐसे लोगों के लिए, जैसे कि आप ब्रिटिश अगर पूरे देश में शासन कर रहे थे उस समय, तो आप ये सोचिए कि उनके उनके लोग भी यहाँ पे रहते होंगे। अगर वो यहीं पे बसे हुए हैं तो ये पक्का है कि उनके बच्चे भी यहीं होंगे। तो उनके बच्चे कैसे पढ़ें? क्या वो इंडियन कल्चर में ही एजुकेशन प्राप्त करें? तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या कहा गया कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है उसको यहाँ पे स्टार्ट किया गया, ताकि जो इनहेबिटेंट, यहाँ पे ब्रिटिश होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ, तो जो ब्रिटिश इनहेबिटेंट आपका जो इंडिया में रहते थे, तो ब्रिटिश निवासी जो भी लोग थे उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए आपका वेस्टर्न एजुकेशन के लिए अलग अलग विद्यालय बनाएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट आपका है कि लोकल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड टू इम्पोज टैक्स ऑन पीपल्स। अभी तक ऐसा था कि ये सेंट्रलाइज करके रखा गया था, मतलब जो भी आपका टैक्स कलेक्शन था उसको सेंट्रलाइज करके रखा गया था, लेकिन अब छूट दी गई कि जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है वो आपका लोगों पे अपने हिसाब से टैक्स इम्पोज कर सकती है,
और अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। ये मतलब उनको खुली छूट दी गई। तो इस तरीके से आप डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ टैक्सेस, टैक्स कलेक्शन और इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस देखते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने चार्टर्ड एक्ट, 2 चार्टर्ड एक्ट एक ही वीडियो में कवर किया है, दोनों का ध्यान से सुनिएगा। 1793 का जो भी प्रोविजन है और इसके साथ में जो भी 1813 का प्रोविजन है। इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। अब बचता है चार्टर्ड एक्ट 1833, 1833 और 1853। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल जिसका नाम है एग्जाम सभा, उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं।